वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा, नस्ली तासुब को किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। राज्यसभा में आज ऑक्सफोर्ड की तालिबा के मसले पर कहा, सरकार रखे हुए है नजर, जरूरत पड़ने पर उठाए जाएंगे कदम। वजीर खारजा ने कोविड-19 की सूरत हाल और गैर मुल्कों में क़याम पजीर भारतीयों पर इसके असर पर भी दिया बयान। कहा, बैरूनी मुल्क में क़याम पजीर भारतीयों की हौसला अफजाई, सहूलत, हिमायत और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराना जरूरी। सरकार ने कहा, खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, ट्राइब्यून फ्यूल और कुदरती गैस को GST के दायरे में लाने की कोई तजवीज़ नहीं। खजाना के वजीर मुमलिकत अनुराग ठाकुर ने रियासती सरकारों से पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स कम करने को कहा। भारत कोरोना के खिलाफ कामयाबी के साथ लड़ रहा है जंग। मुल्क में अब तक तकरीबन 3 करोड़ लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में इन्फेक्शन के यौमिया मामलों में इजाफा। नागपुर में 21 मार्च तक लॉकडाउन। इंतखाबी रियासतों में तशहीरी मुहिम शबाब पर। अमित शाह ने मगरबी बंगाल में की रैली। बीजेपी सदर JP नड्डा ने भी आसाम में की रैली। मगरबी बंगाल और आसाम असेंबली इंतखाब के दूसरे मरहले के पर्चों की जांच। तमिलनाडु के वजीर आला ने दाखिल किया पर्चा। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों को मिली बड़ी कामयाबी। शोपियां में हिफाजती दस्तों के साथ तसादुम में जैश का दहशतगर्द सज्जाद अफगानी ढेर। हिफाजती दस्तों ने एक दीगर दहशतगर्द को भी मार गिराया। तलाशी मुहिम जारी। और बैनुल-अक़वामी खबरों में, म्यांमार में चीन के जरिए फंडेड फैक्ट्रियों में आग लगने से कम 39 लोगों की मौत। मुल्क के अहम शहरों में मार्शल लॉ नाफिज। फौज के तख्ता पलट की खुलकर मुखालफत न करने से मुकामी लोगों के दरमियान चीन के तई पनप रही है नाराजगी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट अश्वनी वैष्णु ने आज राज्यसभा में बरतानिया में नस्ली असबियत का मामला उठाया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक भारतीय तालिबे इल्म रश्मि सामंत को परेशान किए जाने का जिक्र किया। उन्होंने बरतानवी शहजादे हैरी की बेगम मेघन के हालिया इंटरव्यू का भी जिक्र किया, जिसमें बरतानवी शाही खानदान में नस्ली असबियत की बात कही गई थी। मेंबर पार्लियामेंट ने मुतालबा किया कि भारतीय हुकूमत बरतानिया के सामने ये मामला उठाए। जवाब में वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि भारत महात्मा गांधी की सरजमी है और हम नस्ली असबियत के सिलसिले में कभी आंख बंद नहीं कर सकते, खास तौर पर ऐसे मुल्क में जहां भारतीय बिरादरी की बड़ी तादाद रहती हो। As the land of Mahatma Gandhi, we can never ever turn our eyes away from racism wherever it is, particularly so when it is in a country where we have such a large diaspora. As a friend of the UK, we also have concerns about its reputational impact. What I do want to say, sir, is that we have strong ties with the UK. We will take up such matters with great candor when required. We will monitor these developments very, very closely. We will raise it when required, and we will always champion the fight against racism and other forms of intolerance. और जंगलात के घटते रकबे और आबो हवा में तब्दीली के मामले पर आज राज्यसभा में बात हुई। एक सवाल का जवाब देते हुए माहौलियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 6 बरस के दौरान पेड़ों का रकबा 15,000 मुरब्बा किलोमीटर बढ़ा है। उन्होंने बताया कि जंगलात के घटते रकबे से निपटने के लिए रियासतों को 48,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। In last 6 years, there is net increase of 15,000 square kilometers of tree cover. More importantly, the pace will increase because last year we have distributed nearly 48,000 crore rupees to the states, and we have put a direction also that given direction that 80% of this money should go in for afforestation. So afforestation gets a big boost. There is also state level programs of tree plantations all over.
At the same time, there is Green India Mission and there is big program of horticulture mission by the Agriculture Ministry. So all these put together, I am very sure that we will achieve it. वजीर माहौलियात ने बताया कि वजीर आजम मोदी ने 10 बरस के अंदर 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन की बहाली का हदफ रखा है। Our Prime Minister has also declared that we will restore 25 million hectares of 26 million hectares of land in 10 years, and from degraded land to good land, and that also creates carbon sink for us. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल और आसाम के 2 रोजा दौरे पर हैं। पीर को उन्होंने बंगाल से अपनी इंतखाबी मुहिम की शुरुआत की। रानीबंद में उन्होंने कहा कि आज मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें किसी की साजिश थी। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ये हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है भाई, बिगड़ गया, मैं लेट हो गया, इसलिए पार्टी की ओर से और मेरी ओर से आपकी क्षमा प्रार्थना करता हूं। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी आप जल्द सेहतमंद हो। आप पैर की चोट की वजह से बहुत परेशान हुई हैं, लेकिन क्या आपको उन 130 कारकुनान की माओं के दर्द का एहसास है जिन्हें सियासी तशद्दुद के सबब मौत के घाट उतार दिया गया? ममता दीदी 2 मई को आपकी सारे खदशात दूर हो जाएंगे। अभी अभी मैं देख रहा हूं ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती हैं। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला है। शाह ने कहा कि बंगाल में हम उम्मीद करते थे कि यहां से कम्युनिस्ट सरकार जाने के साथ ही सियासी तशद्दुद खत्म हो जाएगा, मगर टीएमसी की सरकार ने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलवा दिया। सियासी तशद्दुद मजीद बढ़ गया। 130 से ज्यादा बीजेपी कारकुनान मार दिए गए। मित्रों, बंगाल की जनता ने बड़े चाव से कम्युनिस्टों को हटाकर तृणमूल कांग्रेस को लाया था। उनको लगता था कि ममता दीदी आएगी और मां, माटी और मानुस की सरकार देगी। उनको लगता था हमारी परेशानियों का अंत आ जाएगा। उनको लगता था कि राजनीतिक हिंसा बंद हो जाएगी, मगर यहां तृणमूल शासन में उल्टा हो गया। इससे पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल के झारग्राम की एक चुनावी रैली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। उनके हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी की वजह से वो जलसागाह नहीं पहुंच सके थे। अमित शाह ने कहा कि रियासत में बरसरे इख्तिदार तृणमूल कांग्रेस 10 बरसों से घपलों और आगही में लगी हुई है। उन्होंने टीएमसी पर सियासी तशद्दुद को बढ़ावा देने का भी इल्जाम लगाया। तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टीकरण और मारपीट और गुंडागर्दी ने
पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया है। 10 साल के दीदी के शासन में मोदी जी ने जो योजनाएं पहुंचाई, 115 से ज्यादा योजनाएं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए मोदी सरकार ने पहुंचाई है। वो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही और इसका सबसे बड़ा हर्डल है, इसका सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो ये तृणमूल की सरकार है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज शुमाली आसाम के लखीमपुर में एक चुनावी रैली से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि उसने अपनी मुद्दत कार में बदनुमानी फैलाई। नड्डा ने कहा कि बीजेपी की तवज्जो रियासत की तरक्की पर मरकूज है। कांग्रेस के पास एक ही गारंटी है और क्या है वो गारंटी? कि जहां आएंगे वहां घोटाला करेंगे। एक ही गारंटी, मिशन है उनका, मिशन फॉर कमीशन। उनको कमीशन चाहिए, कमीशन, और हमको मिशन चाहिए। उन्होंने 60 साल लोगों को बरगलाया है, लोगों को दिक्कत में डाला है, लोगों की सेवा नहीं की है और इसीलिए 60 साल बाद हमें गड्ढे भरने पड़ते हैं, सड़क बनानी पड़ती है, चौड़ी सड़क बनानी पड़ती है, सिंगल लेन को 4 लेन बनाना पड़ता है और डबल लेन को 6 लेन बनाना पड़ता है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमत आने पर रियासत को तरक्की की नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने पर बीजेपी कई तरक्याती मंसूबे शुरू करेगी, जिनमें 1 लाख करोड़ रुपए के ढांचा जाती तरक्की से मुताल्लिक मंसूबे भी शामिल हैं। उनसे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। केंद्र सरकार भाजपा का है और राज्य सरकार भी भाजपा का आएगा, तो ये डबल इंजन लगने के बाद बंगाल की बहुत प्रगति होगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि केवल 1 लाख करोड़ के रोड हम लोग बंगाल में बनाएंगे और अभी केवल लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस अगर हमको मिलता है तो आज भी हम बना सकते थे, हम बनाने के लिए तैयार हैं, पर दुर्भाग्यवश इसमें अड़चनें आती है। अगर एक ही पार्टी की दोनों सरकार होगी और डबल इंजन लगेगा तो हम बंगाल की तस्वीर बदल देंगे, बंगाल का विकास करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे और गांव गरीब मजदूर और किसान का कल्याण करके बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर हम इतना अच्छा बना देंगे कि बंगाल लगातार प्रगति और विकास की ओर अग्रसर रहेगा। नितिन गडकरी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की लीडर ममता बनर्जी को लगी चोट को टीएमसी को सियासत के जरिए नहीं बनाना चाहिए। ममता जी का जो हुआ वो एक्सीडेंट हुआ, ऐसा ही सभी लोगों का कहना है और ऐसी उसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम भी जा रहे हैं, वो भी जाए, अपनी बात जनता के सामने रखे और जनता का जो भी फैसला होगा उसको सर पर रखकर आगे जाए। और इसीलिए इस प्रकार की विवादों को तैयार करना और चुनाव के माहौल को ख़राब करना ये ठीक नहीं होगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो घटना हुई, जो एक्सीडेंट हुआ, वो दुखद है। केरल के वजीर आला पिनारई विजयन ने कन्नौर कलेक्ट्रेट में धर्मधाम असेंबली हलके से अपना पर्चा दाखिल किया। ये दूसरी बार है जब विजयन धर्मधाम असेंबली हलके से इंतखाब लड़ रहे हैं। डीएमके सरबराह एमके स्टालिन ने पर्चा दाखिल करने से पहले कोलाथूर में रोड शो किया। एमके स्टालिन ने कोलाथूर असेंबली हलके से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार की बेहतरीन कोशिशों के जरिए अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस वबा से मुतासर लोगों में से अब तक 1,10,07,352 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट 96.68% हो गया है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात कम होकर 1.39% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 17,455 कोरोना मरीज
ठीक हुए हैं। वहीं अब तक 2,99,08,038 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। और नाज़रीन, इस सिलसिले मजीद तफसीलात लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, भारत कोरोना के खिलाफ कामयाबी के साथ जंग लड़ रहा है और अगर हम तकरीबन ये देखें तो 3 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन भी दी जा चुकी है। लेकिन अगर हम कुछ सूबों की तरफ देखते हैं तो पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में यौमिया जो मामले हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। और नागपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ तो कर्फ्यू ही लग गया है। निश्चित तौर पे आप देखिए कि 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें केस ज्यादा बढ़ रहा है और वो अगर हम लगातार एक हफ्ते से बीते एक हफ्ते से देखें तो ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय है वो महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, गुजरात को लेकर के है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल अगर मामले आ रहे हैं तो 25,000 26,000 पूरे देश के मामले आ रहे हैं, उसमें से 77% इन्हीं राज्यों से आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज्यादा मामले आ रहे हैं। और उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि जो लोगों की लापरवाही है, जो कोविड का जो बिहेवियर है, जैसे हम मास्क लगाते हैं, 2 गज की दूरी का पालन करते हैं या फिर फ्रिक्वेंटली अपने हाथ साफ करते हैं, इसका पालन नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लोग भीड़ भाड़ में भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे कारण है जिसकी वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं। और अभी एहतियातन जरूरी है कि कई ऐसे शहर में, खासतौर पर महाराष्ट्र के कई शहरों में नाइट में कर्फ्यू लगाया गया है, फिर लॉकडाउन की भी घोषणा की गई नागपुर में। और हमें मानना यह है, विशेषज्ञों का जो जानकार है उनका ये कहना है कि जब तक हम लोग मास्क नहीं लगाएंगे, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करेंगे तो ये संक्रमण की चेन को तोड़ नहीं पाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि हम एक जो जो जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम इस तरह जो कोरोना है इसको हम काफ़ी हद तक अपने से दूर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बटला हाउस एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार दहशतगर्द आरिस खान को फांसी की सजा सुना दी गई है। अदालत ने उसे पहले ही मुजरिम करार दे दिया था। आज उसकी सजा पर बहस हुई, जिसके बाद साकेत की अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। याद रहे कि ये सितंबर 2008 का मामला है, जब दिल्ली के बटला हाउस इलाके में वाकई एक मकान में छुपा ये मारकर इंडियन मुजाहिदीन के दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। इस कार्रवाई में पुलिस अफसर MC शर्मा भी शहीद हो गए थे। इसी तसादुम के वक्त ये दहशतगर्द वहां से भाग निकला था। एक बार फिर हम आपको बता दें कि एक बड़ी खबर यह है इस वक्त की, बटला हाउस एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार दहशतगर्द आरिस खान को फांसी की सजा सुना दी गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ये सजा सुनाई है और इससे पहले भी इसे मुजरिम करार दे दिया गया था। दहशतगर्द आरिस खान को फांसी की सजा सुना दी गई है और आज इसकी सजा पर बहस हुई थी, जिसके बाद साकेत की अदालत ने इसे फांसी की सजा सुना दी है। आपको बता दें कि ये सितंबर 2008 का मामला है, जब दिल्ली के बटला हाउस इलाके में वाक़ई एक मकान में छापा मारकर इंडियन मुजाहिदीन के दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। और उसी वक्त इसी कार्रवाई में पुलिस अफसर MC शर्मा भी शहीद हो गए थे और उस वक्त ये दहशतगर्द वहां से भाग निकला था। आपको बता दें कि बटला हाउस एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार ये दहशतगर्द का नाम है आरिस खान और इसे आज फांसी की सजा सुना दी गई है। दहशतगर्द आरिस खान को ये सजा सुनाई है अदालत ने, साकेत अदालत ने। बटला हाउस एनकाउंटर मामले का मुजरिम है आरिस खान। अभी अभी ये खबर आई है, एक बड़ी खबर है ये कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ये सजा सुनाई है आरिस खान को, दहशतगर्द आरिस खान को। और अदालत ने इससे पहले भी मुजरिम करार दे दिया था और आज इसकी सजा पर बहस भी हुई थी, जिसके बाद साकेत की अदालत ने इसे फांसी की सजा सुना दी है। यानी आरिस खान जो दहशतगर्द है उसे फांसी की सजा आज सुना दी है साकेत की एक अदालत ने। और ये जो है सितंबर 2008 का मामला है, दिल्ली के बटला हाउस का ये मामला है और बटला हाउस इलाके में वाकई एक मकान में उस वक्त छापा मारकर
इंडियन मुजाहिदीन के दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। यानी कि ये कहा जा सकता है कि बटला हाउस एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार दहशतगर्द आरिस खान को फांसी की सजा सुना दी गई है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के रावलपुरा इलाके में गोलीबारी के तीसरे दिन आज दूसरा दहशतगर्द मारा गया। तसादुम की जगह पर आज सुबह हुई गोलीबारी में एक दहशतगर्द मारा गया। इसी मुकाम पर कल एक दहशतगर्द और मारा गया था। रावलपुरा में हिफाजती दस्तों की मुश्तरका टीम की तलाशी मुहिम के दौरान छिपे दहशतगर्दों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें ये दहशतगर्द मारे गए। तलाशी मुहिम अभी जारी है। और महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड मामले के सबब नागपुर में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया है। नागपुर में आज से 21 मार्च तक के लिए लॉकडाउन रहेगा। नागपुर शहर की सभी सरहदों को सील कर दिया गया है। नागपुर कमिश्नर ने कहा कि शहर भर में गश्त लगाया जा रहा है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है जो गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर हैं या कोविड के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लातूर जिला इंतजामिया ने कल रात 8 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान कर्फ्यू लगा दिया था। और धुले जिला इंतजामिया ने भी कल से बुध तक के लिए 3 दिन के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के अपने 3 रोजा दौरे के आखिरी दिन गंगा, माहौलियात और सकाफत के मौजू पर जागरण फोरम से खिताब किया। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि गंगा को साफ रखना, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करना और हमारी सकाफत और विरासत को खुशहाल बनाना सिर्फ सरकारों का काम नहीं है बल्कि सभी अहले वतन का समाजी और ज़ाती फ़र्ज भी है। गंगा को स्वच्छ रखना, पर्यावरण का संरक्षण करना और हमारी संस्कृति और धरोहर को समृद्ध बनाना केवल सरकारों का काम नहीं है बल्कि सभी देशवासियों का सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्व भी है। इस सोच को देशव्यापी स्तर पर अपनाने और आत्मसात करने की जरूरत है। यह प्रसन्नता की बात है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अनेक संगठनों, विभिन्न कार्य क्षेत्र के लोगों, विशेषकर मीडिया कर्मियों ने तथा गंगा के किनारे बसे ग्रामवासियों ने गंगा की स्वच्छता के लिए सराहनीय योगदान दिया है। सदर ने 2015 में शुरू किए गए नमामि गंगे प्रोग्राम के अच्छे नताइज पर भी इत्मीनान जाहिर किया। उन्होंने कहा कि गंगा नदी, घाटों और बनारस शहर में सफाई पर जोर देने के सबब न सिर्फ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ावा मिला है बल्कि सयाहों के लिए बनारस का सफर और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। गंगा जल सचमुच में जीवन जल है। इसीलिए गंगा रिवर बेसिन में जल संरक्षण करना तथा बाढ़ व कटान को कम करना दोनों ही जरूरी है। इन दोनों उद्देश्यों के साथ गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण के संरक्षण का लक्ष्य भी जुड़ा हुआ है। गंगा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सन 2015 में नमामि गंगे नामक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की। मुझे संतोष है कि सरकार द्वारा किए गए इस मिशन के अच्छे परिणाम दिखाई दें। गंगा को निर्मल बनाने के लिए ऋषिकेश से गंगा सागर तक बड़ी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। और पार्लिमानी असेंबली इंतखाबात में किसी सीट पर नोटा के हक में सबसे ज्यादा वोट पड़ने की सूरत हाल में वहां इंतखाबी नतीजे को रद्द करके नए सिरे से इंतखाब करवाने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। हालांकि सीजेआई ने इस मांग पर सवाल भी उठाया है। जस्टिस एस.ए. बोबडे ने तबसरा किया कि अगर इस मांग को मान लिया जाता है तो इन सीटों पर किसी का इंतखाब नहीं हो पाएगा। इस सूरत हाल में इस जगह का अवामी नुमाइंदा कैसे चुना जाएगा? म्यांमार में जमहूरियत हामी मुजाहिरीन पर फौज का तशद्दुद जारी है। मुजाहिरीन ने कल यंगून के मज़ाफ़ाती इलाके में चीन की माली मदद से चल रहे कारखानों को आग के हवाले कर दिया है। इसके बाद हिफाजती दस्तों की गोलीबारी में कम से कम 39 मुजाहिरीन मारे गए। तशद्दुद के दौरान एक पुलिस अफसर की भी जान चली गई। फरवरी में फौजी तख्ता पलट के बाद शुरू हुए मुजाहिरों में किसी पुलिस एहलकार की जान गंवाने का ये महज दूसरा मामला है। वहीं म्यांमार की सबसे मकबूल लीडर सूकी को आज फिर से अदालत में पेश किया गया। 6 हफ्ते से जारी मुजाहिरों में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।
और क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दूसरे टी20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह भारत ने 5 मैचों की ये सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। ईशान किशन ने अपना पहला मैच खेलते हुए 32 गेंद पर शानदार 56 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेट पर 164 रन बनाए, जिसको भारत ने 17.5 गेंदों में 3 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाकर आसानी से हासिल कर लिया। तीसरा मैच कल खेला जाएगा। और खेलों के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फा इस्तीफा के दौरान कश्मीर के नौजवानों की फुटबॉल के खेल में बढ़ते हुनर पर रोशनी डाली। वजीर खेल ने कहा कि पिछले काफी वक्त से कश्मीर की फुटबॉल टीम की खेल का मयार काफी ऊंचा हुआ है और वहां कई नई सलाहियतें सामने आई हैं। Kashmir has amazing potential in football, particularly as honorable member was asking. They have performed exceedingly well. The Kashmir team, it's exceedingly progressing well in all level of football. In the national league also, they perform very well. So keeping that in mind and looking at the interest of the Kashmiri youth in football, we have decided to promote football as priority along with all other sports. And I'll be going to Kashmir again in just after this session of Parliament, and we are going to launch some more programs in Kashmir because winter is over and summer is coming. So we will start summer sports, water sports, and particularly football will be one of our main agenda. तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल सुबह 9 बजे उर्दू खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। आदाब।